हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कल हम लोगों ने जो है वो एएस का पेपर 2 के 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे नवंबर 2020 के। आज जो है इसके बाकी 2 क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, तो मैं जल्दी से क्वेश्चन पे चला जाता हूँ और हम उसको जो है वो शुरू करते हैं। अच्छा जनाब, अब ये हमारे पास सवाल है कि रॉबर्टो और संगीता have been in partnership for many years, sharing in profit losses in the ratio 3:2. They decided to dissolve partnership. Resolution का केस लिक्विडेशन का और बिजनेस हम बंद कर दें। ठीक है, एसेट्स दिए हुए हमारे पास, नॉन करंट कैपिटल अकाउंट्स दिए हुए। करंट अकाउंट में संगीता का अकाउंट जो है वो माइनस में है, मतलब इसका मतलब है कि उसमें उसका जो कैपिटल करंट अकाउंट है वो डेफिसिट में है और 10,000 से ज्यादा ले लिया होगा शायद अपने प्रॉफिट से पैसे। अच्छा, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है। अच्छा, अब इसके अंदर उन्होंने हमसे रिक्वायर्ड क्या किया, एक रियलाइजेशन अकाउंट मांगा है, एक कैपिटल अकाउंट मांगा है और एक हमसे बैंक अकाउंट मांगा है। अच्छा, मुझे बड़ा मजा आता है कि मैं पहले बैंक अकाउंट बनाता, हमेशा मेरी आदत है, मैं जब भी लिक्विडेशन करता हूँ मुझे बैंक अकाउंट बनाना पड़ता है। अच्छा, अब हम जब बैंक अकाउंट देखते हैं तो देखो, पहले हमारे पास नॉन करंट एसेट को सेल करने से हमारे पास जो है वो आ गया नॉन करंट एसेट से नॉन करंट एसेट से हमारे पास आए 1,75,000। ठीक। अच्छा, और उसके बाद जो है इन्वेंट्री से हमारे पास आया, इन्वेंट्री से हमारे पास आया तकरीबन 42,000। ठीक। अच्छा, उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल से हमारे पास आया, ट्रेड रिसीवेबल से हमारे पास आया है 20% डिस्काउंट के बाद आया जो भी पैसा है। ठीक है, 20% डिस्काउंट के बाद आया जो भी पैसा है। तो ट्रेड रिसीवेबल हमारे पास कितना था, ट्रेड रिसीवेबल हमारे पास था 15,000। 15,000 का 20% यानी 80% हमारे पास, 15,000 का 80% हमारे पास आया, 80% तो ये बनेगा 12,000। ट्रेड रिसीवेबल के हमारे पास पैसे आ गए 12,000। ठीक। ठीक। ट्रेड पेबल्स की जो हमारे पास पेमेंट हुई है वो कितनी हुई है, ट्रेड पेबल्स की जो हमारे पास पेमेंट हुई है पेबल्स की वो हुई है डिस्काउंट के बाद पेमेंट हुई है हमारे पास 10% डिस्काउंट हुआ। अकाउंट्स पेबल हमारे पास था 30,000 और उसके बाद हमारी पेमेंट हुई है इसमें 10% डिस्काउंट हमें मिला, यानी 90% पेमेंट 27,000 की। अच्छा, उससे पहले जो है हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पहले हम लिखेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक का ओपनिंग बैलेंस हमारे पास था बैंक ओवरड्राफ्ट, तो ओवरड्राफ्ट हमारे पास आ गया 5,000। ठीक है, 5,000 हमारे पास आ गया। अच्छा, अकाउंट्स पेबल या ट्रेड पेबल्स की हमारे पास जो पेमेंट हुई है वो हुई है 27,000। ठीक। 27,000। अच्छा जनाब, और लिक्विडेशन एक्सपेंसेस हमने पे किए यहाँ पे। ठीक है, तो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस हम हटा देंगे। यहाँ पर हम डाल देंगे जो बनते हैं तकरीबन 4,000। ये बनाने का मकसद क्या, ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। बनाने का मकसद क्या, बनाने का मकसद ये सबसे पहले कि हमें ये पता चल जाए कि हमें कितने, हमारे पास कितने पैसे हैं, 1,75,000 प्लस 42,000 प्लस 12,000 माइनस 5,000 माइनस 27,000 माइनस 1,93,000 इस वक्त हमारे पास मौजूद है। मैं यहाँ पर इसका अमाउंट लिख रहा हूँ 1,93,000 हमारे पास बैलेंस शीट है। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर इसको लिख रहा हूँ बैलेंस। ठीक, बाकी हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर एक्चुअली क्या है। अब हम वापस ऊपर जाते हैं और रियलाइजेशन अकाउंट पर। रियलाइजेशन अकाउंट में हम सबसे पहले क्या करेंगे, नॉन करंट एसेट्स ले आएंगे। हमारे पास कितने हैं, 1,60,000 के। ये आ गए नॉन करंट एसेट्स हमारे पास आ गए। अच्छा जनाब, उसके बाद आ गया हमारे पास
इन्वेंट्री आ गई हमारे पास, वो हमने सेल की थी। इन्वेंट्री आ गई हमारे पास 42,000। ठीक, अच्छा उसके बाद इन्वेंट्री के बाद हमारे पास आ गया ट्रेड रिसीवेबल्स। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल हमारे पास कितना है, ट्रेड रिसीवेबल हमारे पास है कितना है हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल, 15,000। 15,000। अच्छा उसके बाद जो है हमारे पास बैंक से जो है पेमेंट्स जो हमारे पास हुई बैंक से, वो एक हुई है बैंक से अकाउंट्स पेबल की, दैट इज 27,000। अच्छा और एक पेमेंट हमारे पास बैंक से हुई है लिक्विडेशन एक्सपेंस, दैट इज 4,000। ये हमारी पेमेंट हुई है। ठीक है, ये ट्रेड पेबल्स की, अगर आप चाहें तो या मेंशन कर दें इसको, मैं इसको ट्रेड पेबल्स लिख देता हूँ ताकि आपको याद आए। और यहाँ पर जो पेमेंट हुई है वो लिक्विडेशन एक्सपेंस की हुई, लिक्विडेशन एक्सपेंस। ठीक, अच्छा ये हो गए। अच्छा जनाब, अब यहाँ पर आ जाते हैं। ट्रेड पेबल्स जो है वो हमारे पास कितना था, ट्रेड पेबल्स हमारे पास था 30,000। ठीक, यहाँ आ गया। अच्छा उसके बाद आ गया आपके पास बैंक। अच्छा हमारे पास बैंक में जो है वो डेबिट्स जितने हुए हैं वो यहाँ पर रियलाइजेशन में क्रेडिट हो गया। एक बैंक हमारे पास आया था 1,75,000 का नॉन करंट एसेट में। ठीक, अच्छा एक यानी इस पर आप चाहें तो यहाँ पर एनसीए को मेंशन कर दें। अच्छा उसके बाद हमारे पास एक बैंक में पैसा आया था इन्वेंट्री के लिए, चाहे तो आप यहाँ मेंशन कर दें इन्वेंट्री, और वो पैसा आया था 42,000। ठीक, और एक पैसा हमारे पास आया था बैंक में ट्रेड रिसीवेबल, बैंक में आया था ट्रेड रिसीवेबल के लिए, और वो आया था 12,000। ठीक है, तो रियलाइजेशन में ये चीजें हुई थी हमारे पास। ठीक है, कि कितने पैसे आए, कितने पैसे गए। अच्छा इसमें जो है इन्वेंट्री का अमाउंट यहाँ पे जो है थोड़ा सा गलत हो गया। इन्वेंट्री का अमाउंट जो था वो यहाँ 45,000 एक्चुअल का अमाउंट था, रिसीव 32,000, 3,000 का नुकसान हुआ। अच्छा अब हम यहाँ ये चेक करेंगे कि टोटल जो है इसमें हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। ठीक है, डेबिट साइड पर हमारे पास है 1,60,000 प्लस 45,000 प्लस 15,000 प्लस 27,000 प्लस 4,000, ये आ जाएगा 2,51,000 डेबिट। अच्छा और रियलाइजेशन क्रेडिट में हमारे पास 30,000, 1,75,000 माइनस 42,000 माइनस 12,000, तो ये 8,000 जो है हमारे पास जो है शॉर्ट पड़ रहा है। यानी जो हमारी जो है डेबिट साइड कितनी आ रही थी भूल गया मैं, 30,000 क्रेडिट साइड 30,000 प्लस 1,75,000 प्लस 42,000 प्लस 12,000, ये आ रही 2,59,000। ये साइड हमारी हैवी आ रही है। अच्छा मैं यहाँ पे अमाउंट लिख रहा हूँ 2,59,000, आपकी जरूरत के लिए फिलहाल आप इसको यहाँ पे ऐसे लिखें, और इसका टोटल आ रहा था हमारे पास 2,51,000। इसका मतलब है कि ये साइड हैवी है। जब ये साइड हैवी है 8,000 से, इसका मतलब है the realization is heavier on the trade side, it means कि हमें प्रॉफिट हुआ है realization, then profit is going to be divided among between the partners। ठीक है, तो पहला आपका जो है वो आ जाएगा रॉबर्टो कैपिटल, और ये हमारे पास फिलहाल हम इस अमाउंट को जो है डिलीट कर देते हैं। 8,000 का डिफरेंस है, 3:2 का रेशियो है दोनों का, तो 8,000 का मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 5, ये हमारे पास आ जाएगा 4,800 प्रॉफिट होगा, 4,800। और उसके साथ साथ ये आ गया आपका संगीता, इसका कैपिटल आ जाएगा 8,000 में से 4,800 इसका हो गया, तो बाकी कितना बचेगा 3,200, ये आ जाएगा संगीता। ठीक है, अब ये अकाउंट हो गया आपका 2,59,000, इस तरफ भी हो गया, और 2,59,000 इस तरफ भी हो गया, और इसको हम डिलीट कर देंगे। इसका मतलब है प्रॉफिट।
आप समझ गए बात? अच्छा, अब हम जाते हैं वापस थोड़ा सा नीचे जाते हैं। ये हमारा अकाउंट कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर जाते हैं ओपनिंग बैलेंस देखते हैं कितना बैलेंस बैलेंस स्टार्टिंग बैलेंस जो है बिफोर लिक्विडेशन कितना था, रॉबर्टो का कितना था और संगीता का कितना था। रॉबर्टो का कितना था भाई, कैपिटल अकाउंट था 1,10,000 और इसका 1,10,000 और इसका था 6,000। ठीक। अच्छा, अब सबसे पहले क्या करना है, करंट अकाउंट। करंट अकाउंट जो रॉबर्टो का जो है वो पॉजिटिव है ना, तो वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा। ठीक है, करंट अकाउंट भी जाएगा, इसका मतलब है कि इसका प्रॉफिट यहाँ पड़ा हुआ है ना, तो करंट अकाउंट जो है वो इसका यहाँ पर आ जाएगा। कितना था इसका करंट अकाउंट, रॉबर्टो का 25,000, वो यहाँ पर 25,000 जो है यहाँ ऐड हो जाएगा। और संगीता का जो करंट अकाउंट था वो माइनस में था, तो वो डेबिट साइड पे आ जाएगा, यानी ये पैसे इसको इसके जो है कट जाएंगे, इससे जरूरत से ज्यादा पैसे उठा लिए, वो यहाँ आ जाएगा 10,000। ठीक, ये आ गया 10,000। ठीक। अच्छा, अब उसके बाद रियलाइजेशन से, यानी प्रॉफिट और रियलाइजेशन जो है, जो अभी भी हमने ऊपर कैलकुलेट किया था, वो बना था 2,800 रॉबर्टो का, और इसका बना था 3,200। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, अब हम ये देख रहे हैं यहाँ पर कि क्योंकि हमने कैश अकाउंट पहले से बना लिया, तो इसका मतलब है कि हम लोग जो है इसको बड़ी फेवरेबल पोजीशन में ये चेक करना है कि रोबोटो का टोटल कितना आ रहा है हमारे पास। रोबोटो का टोटल आएगा, देखो 1,10,000 प्लस 25,000 प्लस 4,800, ये बनता है 1,39,800, 1,39,800 टोटल बनता है। अच्छा, संगीता का जो है मसला ये कि 60,000 कैपिटल जो है 60,000 प्लस 3,200 मिला, लेकिन माइनस होगा 10,000 जो उससे ज्यादा लिया होगा अपने बिजनेस से, इसको देने हमें 53,200। मैं यहाँ पर टोटल नहीं लिख रहा हूँ, एक बात आपको बताने के लिए लिख रहा हूँ, इसको हमें पेमेंट करनी है 53,200 और रॉबर्टो को करते हैं फिलहाल 53,200। अच्छा, मेरी मैंने ये पेमेंट लिख दिया, अभी मैंने टोटल से नहीं किया संगीता। ठीक, इसके बाद रॉबर्टो को हमें देने 1,39,800 और इसको देने 53,200, टोटल 1,93,000 कैश बनता है। क्या कैश है हमारे पास 1,93,000? यस है, 1,93,000। समझ गए? बस ये यहाँ पे आगे चेक करना, अगर ये सही हो गया इसका मतलब हमारा सवाल बिल्कुल सही, कोई टेंशन नहीं, हमने कहीं भी कोई गलती नहीं। ठीक है, कैश का और इसका अमाउंट सही है। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर पहले जो है इसका करंट कैपिटल अकाउंट से खत्म करते हैं। तो हमारे पास जितना पैसा इनको देना था इतना है, इसको मैं यहाँ से जो है वो डिलीट कर रहा हूँ, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, तो मैंने इसका जो है। अच्छा, अब यहाँ से जो है वहाँ से बैंक क्रेडिट होगा, यहाँ पे बैंक डेबिट हो जाएगा। इसमें को मिलेंगे 1,39,800 और इसको मिलेंगे 53,200 और यहाँ पर जो है दोनों का इसका टोटल आ जाएगा 800 और इसका टोटल जो है ठीक है, जितने पैसे हमारे पास से हमने दे दिए। अब हम क्या करते हैं, नीचे जाते और नीचे जाके जो है बैंक में यहाँ से इसका सीडी हटाते, सीडी हटाने के बाद जो है सीडी नहीं हटाना है, उसे हम चेक करने के लिए यहाँ पर लेकर आए थे। तो हमने क्या किया, इसको यहाँ से सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे इसको लिखा था। अब यहाँ पर आ जाएगा कैपिटल, कैपिटल हमारे पास आ जाएगा और रॉबर्टो के साथ आ जाएगा हमारे पास संगीता। ठीक। अच्छा, रॉबर्टो को हमने पेमेंट की है 1,39,800 की, 1,39,800 और संगीता को हमने पेमेंट की 53,200 की। ठीक है, अब देखते हैं दोनों हमारा अकाउंट जो है बैलेंस हो गया, जितना पैसा हमारे पास था हमने दे दिया। यहाँ पर टोटल आपका आ जाएगा, टोटल कर लिया 1,75,000 प्लस 42,000 प्लस 12,000, 2,29,000 और यहाँ पर भी जो है
यकीनन चाहिए, चेक कर लें ताकि आपको भी तसल्ली हो जाए। 5000 प्लस 27,000 प्लस 4,000 प्लस 1,39,800 प्लस 53,000 2,29,000। ठीक है भाई, ये कंप्लीट हो गया आपका, ये तरीका से कंप्लीट करना। आगे बढ़ो, तो ये आपका जो है इस तरह ये सवाल कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब ये जो है आपका फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट और एफ को जो है इसके एडवांटेजेस लिखने। बस मैं एक बात ध्यान में रखिएगा, ये जो है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, आपको इसके टेक्स्ट मिल जाएगा सर, आपके टीचर्स जो आपको पढ़ा रहे होंगे वो यकीनन आपको जो है वो टेक्स्ट वगैरह दे रहे होंगे। यहाँ मेरा जो कहने का मकसद ये है वो सिर्फ ये कि फाइफो जो है वो आईएएस में रिकग्नाइज है और एफ को रिकग्नाइज है, लाइफो रिकग्नाइज नहीं। अब वो आईएएस में नहीं, निकाल देंगे उसको क्योंकि वो कहते हैं कि ये जो है वो लॉजिकल नहीं लगता। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखिए सेलिंग प्राइस पे जो एनआरवी है, एनआरवी सेलिंग प्राइस यानी एनआरवी पे नहीं रखा जाता, हमेशा लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट वैल्यू पे रखा जाता है। ये प्रूडेंस कॉन्सेप्ट है, कभी भी ऐसा उस वक्त सेलिंग प्राइस पे रखा जाता है जब के सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से कम हो, अकॉर्डिंग टू प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। बस ये इसके अंदर जो है वो लिखना है ना, कोई इजी मतलब इतना मुश्किल काम नहीं। अच्छा जनाब, ये सवाल पे आ गया। अच्छा, अब इसके अंदर हमसे उन्होंने क्या मांगा है, उन्होंने हमसे कहा है कि जी आप जो है इनकम स्टेटमेंट बना के दें जनवरी का और फरवरी का एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के हिसाब से, और कुछ ऊपर से रखते हैं, हाँ जनवरी फरवरी का मार्जिनल कॉस्टिंग के हिसाब से बनाना, इसी पार्ट है इसका। तो बी पार्ट तो ये हो गया, ए पार्ट क्या था इसका, अच्छा ये तो 5 हो रहा था, सॉरी। अच्छा उसके बाद हम आ गए बी पार्ट में, बी पार्ट में आपको बताइए प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जी उन्होंने हमसे कहा कि जी इनकम स्टेटमेंट मार्जिनल कॉस्टिंग के हिसाब से आप बनाना। अच्छा मार्जिनल कॉस्टिंग के हिसाब से जब हम बनाएंगे इनकम स्टेटमेंट तो हम पहले बात करेंगे रेवेन्यू की, सीधा हो गया। ठीक, अच्छा अब जनवरी में जो हमारा रेवेन्यू है वो जनवरी में कितने कितने यूनिट सेल किया उसके हिसाब से हमारा बन जाएगा जनवरी। बहुत इजी सवाल है, कोई मुश्किल सवाल नहीं, ठीक है ना। अब देखो जनवरी में सेलिंग प्राइस है 20 और 15,000 यूनिट सेल किया तो 3 लाख रुपए सीधा सीधा हो जाएगा, कुछ कैलकुलेटर की जरूरत नहीं भाई। अच्छा और फरवरी के अंदर जो है आपने जो सेल किए हैं वो 21,000 यूनिट सेल किए हैं 20 रुपए के हिसाब से, तो ये हो जाएगा 21,000 मल्टीप्लाई बाय 20 रुपए, 4,20,000, 4,20,000 ये जान गया आपकी रेवेन्यू। अच्छा उसके बाद रेवेन्यू के बाद जब आप जाएंगे सेल्स पे, सॉरी कॉस्ट ऑफ सेल्स पे, तो चूंकि कॉस्ट ऑफ सेल पे जब आप जाते हैं यहाँ पर तो मैं इसका कैपिटल में लिखता हूं cost of sales। इसमें क्या है आपके पास जनवरी में ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं है। अच्छा अकाउंटिंग में जब आपको जीरो लिखना होता है तो उसका तरीका ये होता है आपने लिखना डैश जीरो डैश, ताकि जो है सामने वाले के पास जाएगा आपको अकाउंटिंग आती है। अच्छा अब प्रोडक्शन जो है आपकी कितनी है, प्रोडक्शन जो है आपकी जनवरी में है 18,000 यूनिट, 18,000 यूनिट, और आपकी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो है $9, तो $9 के हिसाब से आपकी ये कॉस्ट बनती है यहाँ पे 1 लाख सॉरी 1,60,000, और इसमें से हम लेस कर देंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री जब हम लेस करेंगे तो क्लोजिंग इन्वेंट्री आपकी बनती है कितने यूनिट से, देखो 80,000 प्रोडक्शन है, 15,000 सेल के, इसके बाद 3,000 आपकी जो है वो इन्वेंट्री बन गई 9 रुपए के हिसाब से 27,000। अच्छा और वो रूल याद रखिएगा कि जब भी जो चीज माइनस करनी हो उसको जो है आप हमेशा ब्रैकेट में लिखें ताकि आप भी कंफ्यूज कभी गलती से ऐड ना कर दें। तो यहाँ पर आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी 1,62,000 माइनस 27,000, यहाँ पे लिखते हैं 1,62 माइनस 27, तो ये आ गई आपकी 1,35,000 जो है ये आपकी कॉस्ट ऑफ सेल आ गई 1,35,000 कॉस्ट ऑफ सेल आ गई। अच्छा यहाँ पर आपका आ जाएगा कंट्रीब्यूशन, कॉस्टिंग मार्जिनल कॉस्टिंग में वर्ड यूज करते हैं कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन ये आ गया कंट्रीब्यूशन, और यहाँ पर आपका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा इसको माइनस करना है, इसको भी ब्रैकेट में लिख देते हैं क्योंकि इसको भी माइनस करना होगा बेसिकली, तो फिर हम भूल जाएंगे, तो इसको प्लस कर दिया तो बड़ा गलत हो जाएगा पूरा सिस्टम। अच्छा
यहाँ पर आ गया हम, और माइनस करने के बाद हमारे पास आ गया कंट्रीब्यूशन 1,65,000, 1,65,000 कंट्रीब्यूशन आ गया। ठीक है, और यहाँ पर जो है हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी है, एक लाइन हम यहाँ ड्रॉ कर देंगे, ठीक, ताकि याद रहे कि भाई यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, अच्छा, और उसके बाद जो है यहाँ पर हम माइनस कर देंगे लेस फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट जो है वो इन्होंने दी हुई $100, $100,000, ये हमने यहाँ माइनस कर दी। फिर वही तरीके का कि जो चीज़ आपने माइनस करनी हो प्लीज उसको ब्रैकेट में लिखें ताकि आपको याद रहे कि माइनस करनी है। इसको माइनस करने के बाद यहाँ पर आपका प्रॉफिट आ जाएगा 65। ठीक है, और यहाँ पर हम जो है वो एक लाइन मेंशन कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर माइनस। अच्छा, अब ये हो गया, ये आपका जो है यहाँ पर आ गया। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पर क्या होगा, ओपनिंग इन्वेंट्री आपके पास आ जाएगी 27,000। जाहिर जो पिछले जनवरी की जो क्लोजिंग थी फरवरी की ओपनिंग बन जाएगी। अच्छा, प्रोडक्शन फिर 18,000 यूनिट्स की आपने जो की है तो 1,62,000 ही आएगा क्योंकि 18,000 यूनिट आपके प्रोड्यूस हुए, और फिर दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो 1,89,000। अच्छा, सारे यूनिट सेल हो गए, समझ आ रही बात, सारे के सारे यूनिट जो है वो आपके सेल हो गए। तो यहाँ पे क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो आ जाएगी डैश 0 डैश, और इसके बाद यहाँ पर आ गई एक लाइन, एक लाइन में यहाँ डाल देता हूँ ताकि हमारी पहले से तैयारी हो जाए। अच्छा, उसके बाद जो है हमने क्या किया, यहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास आ गई 27 + 162 1,89,000 बनेगी, और इसको जो है ना हमने ब्रैकेट में लिखना है 1,89,000, ये ब्रैकेट में आ गया, और ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया। तो यहाँ हमारे पास जो है कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 2,31,000 कंट्रीब्यूशन आ गया। अच्छा, फिक्स कॉस्ट जो है वो यहाँ पे हमने दोबारा ले ली, वही 1,00,000 ही लेनी है क्योंकि फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं हुई, तो ब्रैकेट में लिख दिया मैंने। और हमारा जो प्रॉफिट है वो यहाँ पर आ जाएगा 1,31,000, 1,31,000 यहाँ पर हमने लाइन डाल दी। तो इतना सा काम था इसके अंदर, कोई ऐसा बड़ा काम नहीं था, ये आपका जो है बन गया सिस्टम। ठीक है, मार्जिनल कॉस्टिंग। चले आगे। अच्छा, उसके बाद आता है एब्जॉर्प्शन कॉस्ट। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से जब हम बनाएंगे इनकम स्टेटमेंट तो फिर हमें क्या करना होगा, देखो रेवेन्यू पे कोई फर्क नहीं आएगा, पहले ये ध्यान में रखें, रेवेन्यू पे जो है वो कोई फर्क नहीं आएगा, पहले ये ध्यान में रखिए। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से जब हम बनाएंगे तो रेवेन्यू पे कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, सेल्स हमारी वही रहेगी। यहाँ पर हम आ जाते हैं रेवेन्यू पे, ये रेवेन्यू हो गया, रेवेन्यू का आ गया, ये वही रहेगी 3,00,000, और यहाँ पे वही रहेगी 4,20,000। कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है हमारी इसमें फर्क आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स इसमें हमारे पास फर्क आ जाएगा। ठीक है, ओपनिंग इन्वेंटरी जो है हमारी, ओपनिंग इन्वेंटरी हमारी जो है वो यहाँ पर 0, और 0 लिखने का तरीका मैंने समझा दिया है, डैश 0 डैश, ये अकाउंटिंग करो। अच्छा, उसके बाद आपकी आ रही प्रोडक्शन। अच्छा, प्रोडक्शन जो है वो आपकी आ जाएगी 18,000 यूनिट्स, 18,000 यूनिट्स, 18,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाई, अच्छा, और इसमें अपनी कॉस्ट हम लेंगे, वो लेंगे 14 रुपए के हिसाब से। अच्छा, हमारे पूछेंगे 14 रुपए से 9 रुपए जो है वो कॉस्ट है मार्जिनल, और 5 रुपए फिक्स कॉस्ट, तो देखिए 14 रुपए का आपको यूनिट पड़ेगा। तो ये 14 रुपए आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ आपके पास आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा आपके पास 18,000 मल्टीप्लाई बाई 14, तो ये आ जाएगा 2,52,000, आ जाएगा 2,52,000। अच्छा, इसमें से लेस कर देंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री लेस कर देंगे। क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारे पास कितने की पड़ेगी, क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारे पास पड़ेगी 3,000 यूनिट मल्टीप्लाई बाई 14 रुपए, तो ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी, और वो हमेशा याद रखिएगा माइनस करनी है तो ब्रैकेट में रखिएगा। तो 3,000 बाई 14 अगर हम करते हैं तो कितनी आ जाती है, 3,000 यूनिट मल्टीप्लाई बाई 14, ये 42,000 रुपए
पड़ेगी, ठीक है जनाब। और यहाँ पर जो है आप कॉस्ट ऑफ सेल्स को रिपोर्ट कर देते हैं, तो ये माइनस करने के बाद तकरीबन आपको पड़ेगी 252 माइनस 14 2,10,000। सिंपल है, इसका कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। और इसको फिर ब्रैकेट में लिख दीजिएगा क्योंकि ये माइनस करना है, भूलिएगा नहीं, ठीक जनाब। उसके बाद जो है आपका जो है ये यहाँ पर आंसर आ जाएगा 90,000, ये आपका मार्जिन आ जाएगा, मार्जिन आ गया आपका। अच्छा, उसके बाद इसमें लाइंस लगा देते हैं ताकि हमें जो है प्रॉब्लम ना हो। एक लाइन हमारी आएगी इधर, एक लाइन आएगी इधर, ठीक है। अच्छा, मसला पता क्या है, मसला ये है कि आपकी जो फिक्स कॉस्ट है वो 18,000 रुपये आ रही है, कितनी 90, 18,000 का आपकी फिक्स कॉस्ट आ रही है 1,00,000। आपने लगाई है 18,000 यूनिट में, अगर हम 14 रुपए के हिसाब से 5 रुपए के हिसाब से लगाए तो ये 90,000 बनती है। इसका मतलब है कि आपके पास जो है अंडर एब्जॉर्ब हुई है कॉस्ट, तो अंडर एब्जॉर्ब आपकी यहाँ पर आ जाएगी 10,000। ब्रैकेट में लिख रहा हूँ क्योंकि माइनस करना है 90 में से, तो यहाँ पर जो है आपका प्रॉफिट आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा आपका 80,000, ठीक है ना, सिंपल हो गया। अच्छा अब ये आ गया आपका। अच्छा, इसी तरह यहाँ पर आप आ जाओ, तो यहाँ पर जो है एक लाइन ऐसे डाल देते ताकि याद रहे कि यहाँ पर एक लाइन हमें डालनी। अच्छा, अब हम आ गए यहाँ पर दोबारा इस वाले साल में इस वाले साल में हमारे साथ क्या हुआ, ओपनिंग इन्वेंटरी यहाँ पर आ जाएगी 42,000, यस, जो क्लोजिंग है जनवरी की वो ओपनिंग। अच्छा, प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो हमारे पास फिर यहाँ पर आ जाएगी 2,52,000 2,52,000। अच्छा, क्लोजिंग इन्वेंटरी आपके पास है नहीं यहाँ पर, फिर आ जाएगा डैश जीरो डैश, और उसके बाद यहाँ पर आपने ये लाइन उठाई, ये लाइन यहाँ पर डाल दी, और यहाँ पर आपने कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है वो रिपोर्ट कर दी। यहाँ पर जो है कॉस्ट ऑफ सेल्स जब आप रिपोर्ट करेंगे तो कितनी बनेगी 2,52,000, आएगा 2,94,000, ठीक है। ये आगे यहाँ पर इसको ब्रैकेट में लिखें क्योंकि हमें माइनस करना है 2,94,000, ये आ गया आपके पास। अच्छा, और यहाँ पर आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा 420 माइनस 290, 1,26,000 आपके पास मार्जिन। अच्छा, उसमें से फिर आपने माइनस करना है, फिर वही अंडर एब्जॉर्ब वाला मामला आपके पास यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर भी आप जो है डाल देते हैं, यहाँ पर एक लाइन डाल देते हैं, और यहाँ से जो है अमाउंट उठा के आप लिखते हैं 10,000 अंडर एब्जॉर्ब इस साल में हुआ, ठीक है। और ये आपके पास यहाँ पर प्रॉफिट आ जाएगा 1,60,000, समझिए बस ये से आपने यहाँ पे अंडर एब्जॉर्ब और ओवर एब्जॉर्ब का ख्याल रखना, बाकी कोई टेंशन नहीं होगा। अगर ऐसा होगा तो ऐसी सिचुएशन उसमें अंदर जो है वो अंडर एब्जॉर्ब भी होता है, ठीक है। ये आपका जो है प्रोडक्शन बन गया फटाफट। अच्छा, अब इसमें क्या स्टेटमेंट रिकंसाइलिंग मार्जिनल कॉस्ट प्रॉफिट होता है प्रोडक्शन में, बस बहुत आसान है। देखो प्रॉफिट, देखो मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट क्या आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा था आपके पास 65,000, ये आ रहा था। अच्छा, आपकी जो क्लोजिंग इन्वेंट्री थी, क्लोजिंग इन्वेंट्री आपके पास थी 3,000 रुपए, क्लोजिंग इन्वेंट्री आपके पास थी 3,000, और उस $3,000 में अगर आप वो 5 रुपए जो आपने नहीं डाले फिक्स कॉस्ट वो डाल दी, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 15,000, यहाँ पे आ जाएगा 15,000, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर दें, ऐड करने के बाद आप जब यहाँ पहुंचेंगे तो आपके पास जो है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट आ जाएगा 65%, बस इतना सा काम आपके पास आ गया। यहाँ पर 80,000, ये 3 नंबर आपके बन गया, यही आ रहा है, देखो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का 80,000 प्रॉफिट आ रहा है आपके सामने, और वहां पे 65,000 आ रहा है, खत्म था। अच्छा, अब नीचे आया, should not change from marginal costing to absorption costing। अच्छा, अब ये जो सवाल इन्होंने दिया ना,
इसमें आपको करना क्या है कि ये मार्जिनल कॉस्टिंग के एडवांटेजेस लिखने और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के डिसएडवांटेज, बस इतना करना है। समझ आ गई बात? कोई इतनी बड़ी इसमें रॉकेट साइंस नहीं। whether or not he should change from marginal costing to absorption costing. आपने क्या किया, मार्जिनल कॉस्टिंग के एडवांटेज लिख दिए और उसके साथ जो है एब्सोल्यूट कॉस्टिंग के डिसएडवांटेज लिख दिए, आंसर आपका जस्टिफाई हो जाएगा, कहानी खत्म। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह कल हमारी जो है वो नई वीडियो इंशाल्लाह अपलोड होगी। A2 का जो अकाउंट्स का पेपर है वो इंशाल्लाह हम कल शुरू करेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो, कोई सजेशन हो, यू आर मोस्ट वेलकम, और कोई बात पूछनी हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसी तरह आपको सोल्यूशन मिलते रहे और इंशाल्लाह आपके बहुत काम आए। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।